नमस्ते भाइयों। मैं हूँ आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे कि 498 ए में हम किस तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं। ये वीडियो जो है ना, बहुत ही महत्व रखता है और शायद आपको ऐसी जानकारी किसी ने दी हो, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ऐसी चीज मैं आज बताने वाला हूँ ना कि शायद आपने कभी गौर नहीं किया हो। 100% बता रहा हूँ, गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि आपने गौर नहीं किया होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि कोर्ट उस पर संज्ञान ले लेता है, आपके खिलाफ चार्ज फ्रेम हो जाते हैं, आप ट्रायल फेस करते हैं। अच्छा, इसी के संबंध में बात करेंगे कि आखिर जो चार्ज जो बांधे जा रहे हैं ना सीआरपीसी 211 के तहत, इसमें हम किस तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लोगों तक ये जानकारियां पहुंचाएं जो लोग दहेज प्रताड़ना के मामले में या किसी भी मामले में फंसे हुए हैं और अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, तो आप लोग ये वीडियो जरूर देखें। दो तरीके के केस दर्ज होते हैं 498। एक होता है स्टेट, तो थाने से दर्ज किया जाता है, जिसमें कि शिकायत जाती है, फिर उसमें पुलिस विवेचना करती है यानी जांच करती है और अपना आरोप पत्र है अपना न्यायालय में दाखिल। और दूसरा होता है कंप्लेंट केस। कंप्लेंट केस में क्या होता है कि जिसने कंप्लेंट दाखिल की है उसके बयान होते हैं, उसके दो गवाहों के बयान होते हैं, उसके बाद में पुलिस पे कॉम्प्लेन होता है यानी संज्ञान लेता है। मैंने बहुत अध्ययन किया इस चीज पे कि आखिर में कैसे गलतियां करी जाती हैं। अगर पुलिस स्टेट केस है तो आपने देखा होगा कि जब भी दहेज प्रताड़ना की जब कोई शिकायत दी जाती है तो उसमें वो जरूर ये कह देती है कि दहेज लिया दिया फलाना ठिकाना। खैर, उसके संबंध में तो मैं वीडियो बना चुका हूँ, दहेज लेना देना जो कुछ भी है वो अलग बात है। उसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि इसमें हमें कैसे क्या करना है। आज जो बेसिक जो मुद्दा है वो आज हम धाराओं पे बात करेंगे कि चार्ज यानी आरोप कैसे तय होते हैं। अगर आरोप अगर तय किए जा रहे हैं और पुलिस उसमें कैसे त्रुटि कर रही है, अगर कंप्लेंट केस है तो संज्ञान लिया जा रहा है तो उसमें न्यायालय कैसे त्रुटि करती है और उसको पकड़ के हमें अपना बचाव कैसे करना है। जैसा कि मैंने बताया कि आरोप जो होते हैं सीआरपीसी के सेक्शन 211 के तहत में बनाए जाते हैं। इसमें चार कंडीशंस दी गई है आरोप किस तरीके से तय किए जाने चाहिए। इसको आप पढ़ सकते हैं, आराम से समझ में आ जाए। बेसिकली आज मुद्दा ये है कि हमें जो धाराओं में आरोपित किया जाता है और हमें ट्रायल फेस करने के लिए मजबूर किया जाता है, उससे हमें कैसे बचना है। तो जब भी आपके खिलाफ शिकायत जाती है ना, तो शिकायत में ये कहा जाता है कि हमसे दहेज की मांग कर रहे थे या अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे, इसके लिए हमें मारा पीटा, घर से बाहर निकाल दिया, फलाना ढिकाना। तो मैं आपको बताऊं कि आरोप जो होते हैं ना, वो चार चीजों पे। पहला होता है दिनांक, दूसरा होता है समय, तीसरा होता है घटना और चौथा होता है अपराध और पांचवा होता है सामग्री। तो घटना जो होती है वो स्पेसिफाई की जाती है दिनांक और समय से कि घटना किस प्रकार की है, किस समय की गई, कैसे की गई, क्या किया गया। अपराध जो है वो साबित होता है किससे? सामग्री से, यानी विश्वास करने का कारण। जैसा कि बीएनएस BNSS का सेक्शन जो है 229 है शायद, उसमें कहा गया विश्वास करने का। दैट मीन्स कि जो अपराध आपके ऊपर गठित किया गया है, जो आरोपित आपको किया गया है, यानी जो अपराध हुआ है, विश्वास करने का कारण दैट मीन्स कि आपके पास में वो सबूत होने चाहिए। यानी कि पुलिस अगर आपकी गिरफ्तारी कर रही है, कोई अपराध हुआ है, तो पुलिस के पास में वो एविडेंस होने चाहिए, तो ये लगना चाहिए कि हाँ ये अपराध किया गया है, तभी पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। यानी कि विश्वास करने का एक कारण होना चाहिए। सूचना और विश्वास करने का कारण यानी सूचना जो कंप्लेंट दी गई है, और विश्वास करने का कारण यानी सामग्री, वो सामग्री जिससे कि उस सूचना जो है ना उसको उसको
पुख्ता करे। इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। तो फिलहाल अभी बात कर रहे हैं कि स्टेट केस कि आपके खिलाफ शिकायत चली गई, अतिरिक्त दहेज में हमसे मारपीट की, मांग की, ये की, वो की। तो मैं धारा 3 डॉरी प्रोविशन एक्ट के बारे में बता चुका हूँ, दहेज लेने और देने का दंड होता है। और धारा 4 जो होता है वो दहेज की मांग होती है। लेकिन पुलिस क्या करती है, आमतौर पर मैंने देखा है कि पुलिस जो 498 ए, 323, 504, 506, 406 आईपीसी के तहत में मुकदमा पंजीकृत कर देती है और साथ में धारा 3/4 डॉरी प्रोविशन एक्ट लगा देती है। इसी के आधार पे वो अपना आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर देती है और आरोप पत्र में लिखती है कि ये धाराएं जो है वो बखूबी साबित हुई। माननीय न्यायालय सबूत तलब करके आरोपियों को दंडित कर, अदालत में ये चीज चली जाती है। अदालत क्या करती है, कॉन्वीनियंस ले लेती है, संज्ञान ले लेती है और नोटिस जारी। अब कैसे क्या कर रहे हैं, जैसे ही आपने जमानत ले ली, आपके खिलाफ में चार्ज फ्रेम के आदेश कर दिए। जबकि चार्ज फ्रेम करने से पहले आपको कॉपी रिसीव कराई जानी चाहिए। जो चार्जशीट लगाई गई है, आप डिमांड करेगी साहब हमें बचाव करने का पूरा पूरा अधिकार है, हम अपना बचाव करना चाहते हैं, आप चाहें तो आप डिस्चार्ज में भी जा सकते हैं। अब आरोप की बात है, आरोप कैसे तय करते हैं, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ चूक कहाँ हो रही है। 498 ए आईपीसी जो है ना, वो स्वयं में एक क्रूरता है, दहेज की मांग के लिए क्रूरता है। वो मानसिक भी हो सकती है, शारीरिक भी हो सकती है, आर्थिक भी हो सकती है। लेकिन पुलिस क्या करती है, इसके साथ में 323 लगा देती है। जबकि 323 जो है ना वो इंडिपेंडेंट है, अलग। तो यहाँ पे जब चार्ज आपके खिलाफ जब फ्रेम किए जाते हैं तो धारा 323 का भी उल्लेख कर दिया जाता है। मेरे ख्याल से ये गलत है, क्योंकि 498 स्वयं में एक क्रूरता है। कुछ मामलों में मैंने देखा कि धारा 4 का वर्णन ही नहीं किया गया, कोर्ट ने कॉन्वीनियंस ही नहीं लिया, चार्जशीट में ही नहीं है। जब तक धारा 4 जो है ना डॉरी प्रोविशन एक्ट दहेज की मांग साबित नहीं होती है, तब तक 498 ए का मामला बनता ही नहीं होगा। अब जो मेन बात जो हम बताने जा रहे हैं, आपने देखा होगा कि एफआईआर में पुलिस जो है ना 506 लगा देती है, जान से मारने की धमकी, और उसी पे चार्जशीट भी लगा देती है 506 में, और कोर्ट उस पर कॉन्वीनियंस भी ले लेती है और कोर्ट उस पर आरोप पत्र भी बना देती है। अब 506 क्या है, 506 में 2 सेक्शन है, 506 सेक्शन 1 और 506 सेक्शन 2, यानी 5061 और 506/2। 506 सब सेक्शन 1 जो है ना, उसमें मालूम क्या होता है, उसमें 7 साल से कम की सजा। और 506 सब सेक्शन 2 है जो, उसमें 7 साल तक की सजा है। लेकिन जब पुलिस जब चार्जशीट लगाती है तो वो ये नहीं बताती है कि 506 के तहत में कौन सा सेक्शन बना, यानी अभियोजन ये साबित करने में विफल रहा है कि 506 के तहत में, 506 सब सेक्शन 1 के तहत में या 506 सेक्शन सब 2 के तहत में आरोप विचलित हुआ है। तो यह आरोप भी गलत हो जाता है, चार्जशीट भी गलत। अगर आप लोग डिस्चार्ज के लिए अगर जा रहे हैं और डिस्चार्ज अगर आपने फाइल किया है तो आपको इन्हीं आधारों पर जाना। आमतौर पे आप देखना कि पुलिस जो है ना 498 ए, 323, 506, 504 और ये लगा के कोर्ट में चार्जशीट कर देती है। 498 के बारे में मैं बता चुका हूं, जब भी आप डिस्चार्ज के लिए जाए या आपके खिलाफ चार्ज फ्रेम हो जाए तो आप लीगलिटी पे जा सकते हैं। 498 ए जो है ना वो स्वयं में एक क्रूरता है और उसमें 498 ए में सारी चीजें लिखी हुई है। तो इसके साथ में 323 जो है ना वो नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि 323 जो है वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि 323 मारपीट के लिए लगती है। तो जो मारपीट के जो तथ्य है वो 498 में ऑलरेडी आ जाते हैं। क्रूरता किसी भी तरीके से आ जाती है उस 498, शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, आर्थिक हिंसा, कुछ भी आ सकता, तभी 498। और 498 के साथ में धारा 4 जो है ना डॉरी प्रोविशन एक्ट जो है, दहेज की मांग जो है उसको साबित किया जाना बहुत जरूरी है। और जब तक धारा 4 साबित नहीं होगी तब तक धारा 498 का अपराध नहीं बनता है। तो यहाँ पुलिस जो है वो 323 भी है गलत लगा देती है और गलत संज्ञान होगी।
506 में दो सेक्शन है, 506 सब सेक्शन 1, 506 सब सेक्शन 2। दोनों के तथ्य अलग अलग होते हैं, लेकिन पुलिस जब चार्जशीट लगाती है तो वो ये नहीं बताती है 506 सब सेक्शन 1 के तहत में लगा रहे, 506 सब सेक्शन 2 के तहत में लगा रहे, सीधा सीधा लिख दिया जाता 506 के तहत में। और ऐसा ही न्यायालय में होता है, अगर इस तरीके की अगर गलती हुई है तो आप तुरंत उसको चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अदालत में अभियोजन पक्ष ने ये साबित नहीं किया कि 506 का कौन सा सेक्शन जो है वो आरोपी यानी पति के विरुद्ध में या पति के परिवार वालों के विरुद्ध में दाखिल किया जा रहा है। तो यहाँ पे पूरा मामला गलत है। ऐसे ही कंप्लेंट केस में क्या होता है, कंप्लेंट केस में ये होता है कि भैया कंप्लेंट गई, कंप्लेंट में कोर्ट ने 200 के बयान उसने कंप्लेनेंट के ले लिए, यानी जो शिकायत करता है, उसके बाद में 202 में इसके बयान ले लिए, जो दो गवाह हैं जो घर परिवार के लोग होते हैं, और कोर्ट उस पर कॉन्वियंस ले लेती है, कहती है 498A, 506, 504, 323। तो यहाँ पे भी आप अगर डिस्चार्ज अगर लगाना चाहे कंप्लेंट केस में 245 CRPC के तहत में, तो आपको ये चीज टेक्निकल पॉइंट पे, कल एक वकील साहब आए, बहुत सीनियर वकील साहब थे, और 498A का मामला था, कानपुर का था, हमारे आगरा अदालत में ही बैठे, और वो डिस्चार्ज बना के लेके आए एप्लीकेशन कंप्लेंट केस को। मैं उसको पढ़ता रहा, उन्होंने कहा कि देखो एक बार, मैंने उसको देखा, अब चूंकि सीनियर थे मैं कुछ बोल भी नहीं सकता था, देखा, लेकिन मैंने उनसे कहा कि सर थोड़ा सा मुझे टाइम दो, मेरे समझ से बाहर है, क्योंकि आपने कोई भी ऐसा लीगल पॉइंट इसमें नहीं लिखा है जिसमें कि डिस्चार्ज हो सके, क्योंकि 498A जो है स्वयं में एक होता है, उसके साथ 323 जो है ना अलग से नहीं थोपी जा सकती। 498A को साबित करने के लिए DP4 का साबित होना बहुत जरूरी है, और DP4 को साबित करने के लिए जो दहेज की लिस्ट जो है, जो मैंने बताई है, प्रेजेंट लिस्ट ऑफ वुमेन राइट एक्ट 1985, डॉरी प्रोविजन सेक्शन 2, डॉरी अमेंडमेंट एक्ट के तहत में ये कंपलसरी है। दहेज क्या होता है, इसके मुताबिक दहेज के समय जो नाते रिश्तेदारों से, परिवार वालों से, लड़के पक्ष से या पत्नी पक्ष से या पति पक्ष से जो भी सामान का आदान प्रदान जो किया जाता है, सब उसमें नोट होता है। उसमें से अगर आधा सामान अगर शादी के टाइम पे दे दिया जाता है और आधा सामान अगर रख लिया जाता है, और शादी के बाद उस सामान की अगर डिमांड की जाती है, तो वो दहेज प्रताड़ना का मामला बन जाता है। अगर इस तरीके की कोई लिस्ट नहीं है तो दहेज का मामला नहीं बनता है। तो ये साबित करना जो है ना, वो साबित करने का जो भार है उस लिस्ट को, वो कंप्लेनेंट के ऊपर है। 106 एविडेंस एक्ट के तहत डिपेंड करता है कि एविडेंस एक्ट 136 के तहत में साक्ष्यों की ग्रहता कैसे करता है। तो जब भी आपके खिलाफ चार्ज फ्रेम होने आए, इस तरीके की कंडीशन आए, तो आप अपना बचाव आराम से कर सकते हैं, और उसमें देख सकते हैं कि अदालत जो है ना चार्ज फ्रेम करते समय किन किन चीजों को, कौन कौन से साक्ष्य जो है उनको संज्ञान में ले रही है। यानी 136 एविडेंस एक्ट के तहत में साक्ष्य की ग्राह्यता, यानी साक्ष्य को ग्रहण क्या कर रहे हैं और किन साक्ष्यों के आधार पर इन सेक्शनों में हमारे खिलाफ में आरोप विचलित किया जा रहा है, जिससे कि हमें ट्रायल फेस करना है। ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लीगल चीजें हैं, अगर आप सही तरीके से अगर लड़ोगे ना तो आपका बचाव हो सकता है, सामने वाले को उसी डोज में आप इलाज दे सकते हैं। बाकी का अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसको शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको लगता है कि अगर किसी ड्राफ्टिंग की आवश्यकता है, कुछ भी है, तो आप लोग हमारी मेल आईडी जो नीचे दी हुई है, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है, उस पर आप कर सकते हैं। हम प्रॉपर तरीके से आपको बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, जिससे कि आप आराम से अपने केस से निकल सकें। डिफेंस करने से केवल काम नहीं चलेगा, आपको अटैकिंग मोड पर भी, और अटैक कैसे करना है, आपको इन्हीं धाराओं में, इन्हीं मुकदमों में आपको अटैक कैसे करना है, ये सारी चीजें हम आप लोगों को बताते रहेंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बता देना। धन्यवाद।